Hello, Assalamu alaikum, and welcome to mathematics class for standard 7th, chapter 5, lines and angles, part 5. Students, what you are going to learn in this part? In this part, you are going to learn the continuation questions of exercise 5.1. In the last video, I had completed the explanation of question number 9. Now, in this, you are going to learn the question 10th and further sums. So, let's begin with exercise 5.1, question number 10. Here, this figure is been provided with the question. The question is, indicate which pairs of angles are vertically opposite angles and linear pair angles. So student, from this figure, you have to identify that which are vertically opposite angles and in second one, which are the linear pairs. Now students, I'm marking one angle here. This is angle 1. Could you see this arch? This arc is actually for angle 1. And just opposite to that, बिल्कुल उसके सामने ये है एंगल 4. एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. अब इसका एकदम श्योर कैसे करोगे? आप एकदम 100% श्योर करने के लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी एंगल 1 और एंगल 2 जिन लाइंस के ऊपर इनके आर्म्स, इनके जो आर्क बनाए हैं मैंने, उसके जो डॉट्स हैं, अगर वो लाइन हम ज्वाइन करें तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है जो 4 और एंगल 1 दोनों के एक पॉइंट को कवर करती है, और दूसरी है ये, यानी ये जो एंगल 1 है उसका एंगल ये रहा, ग्रीन लाइन से मैंने बनाया है, और एंगल 4 का ये, अगर ये दोनों जॉइंट हो जाए ना, एंगल 1 और एंगल 4, तो इनके ये जो लाइंस है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं. कुड यू सी बोथ द लाइंस? है ना? जब ये स्ट्रेट लाइन बनाए तो समझ लेना कि एंगल 1 और एंगल 4 क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे. और उसके हिसाब से अब हमारे पास एक और पैर निकलता है. जैसे कि ये 1 और 4 तो हो गया ना, अब नेक्स्ट वन सी, ये है 5, है ना, और दूसरा है 2 और 3 को कंबाइन कर देना हम लोग अगर, तो ये भी एक एंगल निकलता है. देखिए, तो इस एंगल के भी ये जो क्रॉस है वो क्या करता है, ये दो लाइंस एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन हो जाती है. यानी दो स्ट्रेट लाइन में दो पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपको मिलेंगे, यानी कि जोड़ी 1 और 4 की एक जोड़ी यानी कि पेयर, और 5 और 2 + 3 का एक पेयर आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में मिलेगा. सो वी आर गोइंग टू आंसर इट नाउ. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर 1 and 4, and the second pair is 5 and 2 + 3. Understood? This is one combined angle. That's why I have written in the round bracket. Now the next question is, which angles are forming linear pair? For that, let us take the figure once again. Now look and observe this. हमें linear pair form करना है. पेयर का मतलब होता है जोड़ी, यानी कि दो होंगे, दो एंगल्स ऐसे होंगे जो लीनियर पेयर बनाते होंगे. लीनियर पेयर का मतलब होता है अ पेयर ऑन वन लाइन. ये लाइन पर बनते हैं, इसीलिए लीनियर नाम है, क्योंकि लीनियर में ही लाइन है. दिख रहा है आपको? तो इसमें ऐसे कौन से दो एंगल हैं जो लाइन बनाएंगे? सो सी, अगर मैं देखूं एंगल 5 और एंगल 1, आपको दिख रहा है ये दोनों इस एक लाइन पर हैं, है ना? अब ये जब दोनों एंगल को आप ऐड करोगे ना, तो ये पूरा प्रोटेक्टर कवर कराएगा, ऐसे डी शेप में, लाइक दिस, है ना, ऐसा डी बनकर यहां पर आकर कंप्लीट हो गया होगा. राइट? सो लीनियर पेयर का मतलब होता है जोड़ी, यानी कि दो, वो है 5 और 1, और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो कंप्लीट प्रोटेक्टर का एंगल कवर करेंगे. यानी कितना होगा लीनियर पेयर का एडिशन? हमने लास्ट वीडियोस में किया है, राइट? 180. अंडरस्टूड? तो लीनियर पेयर का मतलब होता है अब
पेयर ऑफ एंगल्स यानी जोड़ी ऑन वन लाइन फॉर्मिंग टू एंगल्स, और उनका एडिशन करें ना हम तो हमेशा कितना होगा 180। अब अगर हम दूसरे की बात करें तो हमारे पास पेयर होना चाहिए। पेयर का मतलब होता है सिर्फ दो, यानी अगर मैं नीचे का 4 + 3 + 2 बोलूंगी ना तो हाँ, ये 4 + 3 + 2 ये तीनों एंगल जो है ना नीचे के वो 180 फॉर्म करेंगे, लेकिन वो पेयर नहीं है। पेयर का मतलब होता है दो, यानी जोड़ी ही होनी चाहिए। ये तो तीन हो गए, 4 1 3 का सेकंड एंगल और 2 का थर्ड एंगल, तो ये नहीं होना चाहिए। फाइन, पेयर मतलब जोड़ी, दो ही होना चाहिए। तो हम क्या ले सकते हैं, हम 5 ले सकते हैं और उसके साथ हम इस तरफ वाला एंगल 4 ले लेते हैं। तो देखिए वो कहाँ पर, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो यानी कि 4 + 5 भी जो है ना वो इस लाइन पर लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो हमें इस फिगर में कितने लीनियर पेयर्स मिले हैं, दो। हम उसको नेम कर देते हैं। लीनियर पेयर एंगल्स आर 5 and 1, एक इसकी जोड़ी बनती है और दूसरा है 5 and 4। इन दोनों को ऐड करोगे ना आप, 5 + 1 तो कितना होगा 180, 5 + 4 कितना होगा, करेक्ट 180। So let us move on to question number 11 of exercise 5.1. Here one figure is given. In this following figure, angle 1 and angle 2 we have to identify whether they are adjacent. क्या वो adjacent angles हैं? अगर हैं तो क्यों हैं, हमें रीजन देना है, गिव रीजन। और अगर नहीं है तब भी हमें रीजन देना है कि वो ये दो एंगल्स जो 1 और 2 हैं ये क्यों एडजेसेंट एंगल नहीं है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन, एक छोटा सा रिकैप बताती हूँ। सपोज ये हमने एक एंगल लिया है जिसका ये जो जॉइनिंग पॉइंट है ये हमारा वर्टेक्स O है, यहाँ पर है ये आर्म x यानी OX एक आर्म है एंगल का और OY दूसरा आर्म है एंगल का, ये दोनों ज्वाइन करके एक एंगल बनाते हैं। अगर इस एंगल को हम डिवाइड कर दे बीच से तो ये दो एंगल हो गए, और इस बीच से डिवाइड करने वाली लाइन का नाम दे दिया OZ। तो जो OZ लाइन है वो एक तरफ ये वाला एंगल फॉर्म करती है और एक तरफ ये वाला एंगल, यानी दिस एंड दिस, राइट। अब हम इसे नेम दे देते हैं। सपोज ये है हमारा A और ये है हमारा B एंगल। अब हमने दो एंगल बनाए, देखो ये दोनों एंगल की एक खासियत है कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल तभी होंगे जब दोनों के पास एक कॉमन आर्म जो बीच में होगी। दोनों एंगल कैसे होंगे, इस कॉमन आर्म के ईदर साइड होंगे। ईदर साइड का मतलब होता है एक लेफ्ट और एक राइट। तो देखिए ये कॉमन आर्म रेड वाली जो है इसके लेफ्ट साइड में A है और राइट साइड में B है, तो ही ये एडजेसेंट एंगल्स हुए। ये कंडीशन के अलावा एक जो मेन कंडीशन है वो ये भी है कि कॉमन आर्म से जुड़ा हुआ एक ही वर्टेक्स दोनों के पास भी होगा, यानी एंगल A के पास भी ये वर्टेक्स होगा और यही वर्टेक्स एंगल B का भी होगा। यानी सिर्फ कॉमन आर्म नहीं, इनके पास एक कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए। अंडरस्टूड, यानी कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स ये दो कंपलसरी रीजंस हैं कि ये एडजेसेंट एंगल्स डेफिनेटली बनाएंगे। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं इनके पास क्या क्या है। तो ये है हमारा एंगल 1 जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ खत्म होता है ना। तो और एंगल 2 जो है वो यहाँ से शुरू होता है और इस तरफ खत्म होता है। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन आर्म है वो ये रहे। चलो हमें कॉमन आर्म तो मिल गई, अब हमें कॉमन वर्टेक्स भी मिलना चाहिए। अब इस एंगल का वर्टेक्स क्या है, यहाँ पर है ना। इस एंगल का वर्टेक्स और इस एंगल का वर्टेक्स हमें ड्रॉ करना है। इस एंगल का वर्टेक्स है ये जो ब्लैक डॉट है, ये वर्टेक्स है। सपोज हम इसे नाम दे देते हैं x, और इस एंगल का वर्टेक्स है यहाँ पर जो मैं ब्लैक डॉट बना रही हूँ सी। अब हमें इसे नाम दे देते हैं y। तो क्या दोनों एंगल के वर्टेक्स एक ही हैं? नो। एंगल 1 का वर्टेक्स है x और एंगल y का वर्टेक्स है, एंगल 2 का वर्टेक्स है y, यानी दोनों के वर्टेक्स तो डिफरेंट हो गए। कॉमन आर्म तो है
लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं है इसकी तरह। ये दोनों के पास O एक कॉमन वर्टेक्स था, एंगल A के पास में भी कॉमन वर्टेक्स O और एंगल B के पास में भी कॉमन वर्टेक्स O, लेकिन इन दोनों एंगल 1 और 2 के वर्टेक्स अलग अलग हो गए। 1 का वर्टेक्स हो गया X और Y का 2 का एंगल का वर्टेक्स हो गया Y। कॉमन आर्म तो है लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहलाएंगे। Understood? So we will write angle 1 and 2 are not adjacent. Why? Because they do not have a common vertex. They have a common arm. एक साइड कॉमन है बट वर्टेक्स भी होना चाहिए ना, वो नहीं है। तो अगर एक कंडीशन फुलफिल होती है और एक नहीं होती तो वो जो नहीं होती उसके वजह से पूरा ही एंगल एडजेसेंट नहीं कहलाएगा। दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी कॉमन आर्म भी होना चाहिए और कॉमन वर्टेक्स भी एडजेसेंट एंगल के लिए। अंडरस्टूड स्टूडेंट? ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12. Find the values of the angles x, y and z in each of the following. The following मतलब हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, 12 के सब क्वेश्चन 1 है और 2 है। फिलहाल हमने 1 का फिगर देखना है and you are going to learn about only this figure. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये रहा एंगल x। एंगल y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी y पर क्या नंबर आएगा। फिर फाइंड आउट करना है z पर क्या नंबर आएगा। अंडरस्टूड? सो लेट अस सी अबाउट x। आप अगर देख सको तो x जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है 55 के। सो हमारा एंगल x जो है वो 55 डिग्री हो गया। क्यों डायरेक्टली लिख सके? क्योंकि हमें रीजन है मालूम कि वो दोनों कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अगर आपको रीजन पता हो, रिलेशन पता हो, आप डायरेक्टली रिलेशन का नेम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिलेशन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का, आप रिलेशन का नाम दे दीजिए और डायरेक्ट नंबर लिख दीजिए। ओके, एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम y देखते हैं। अगर आप देखो x और y ये दोनों ज्वाइन करें ना तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म करने वाला है ये एंगल, दोनों एंगल। यानी अगर दोनों एंगल को हम लोग प्लस करें तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ना, कौन सा वाला फॉर्म करेंगे? ये दोनों एंगल का रिलेशन क्या होगा? करेक्ट, लीनियर पेयर। सो लेट्स स्टार्ट। एंगल x plus angle y is equals to 180. We know the reason because they are linear pair. तो अब हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे linear pair. हमें x की वैल्यू पता है, अभी अभी हमने ऊपर ढूंढ ली है। हम x की जगह पर x की वैल्यू लिख देंगे 55, y की जगह पर y आएगा और 180 की जगह पर 180। अब हम लोग इस प्लस 55 को इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे 180 के पास, और यहां पर आने के बाद में ये माइनस हो जाएगा। जब भी कोई फिगर जो है वो इक्वालिटी क्रॉस करेगा, यानी ट्रांसपोजिशन कहते हैं इसे, अगर ये ट्रांसपोजिशन में आते हैं तो इक्वल क्रॉस करने पर उनका वैल्यू, उनका जो ऑपरेशन है वो चेंज हो जाता है। यानी जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, और जो डिवाइड होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अंडरस्टूड? तो हाँ, ऑपोजिट कैसे है? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। सो यहाँ पर जो y है वो ऐसे हो जाएगा 180, यहाँ से प्लस 55, यहाँ पर आने पर माइनस 55 हो गया है। जब आप 180 से 55 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 125। तो ये क्या मिल गया हमें? एंगल। करेक्ट, हमें मिल गया एंगल y। एंगल x हो गया, एंगल y हो गया। नाउ लुक एट z।
फिगर से ही दिखता है, सी y के बिल्कुल ऑपोजिट में z है और दोनों के एंगल्स अगर ज्वाइन कर दें ना तो दो स्ट्रेट लाइन कनेक्ट हो जाती है ना। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट एंगल y इज इक्वल टू z एंड बोथ आर इक्वल टू हैविंग द मेजरमेंट ऑफ 125 डिग्री। क्यों? क्योंकि y और z कैसे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अंडरस्टूड? सो हमने ढूंढ लिया x 55, y 125 and z also 125. Understood? So let's move on to the next question, but as you can see that second question I'm going to explain you in the next video. Okay students, so what you have learned today in 5.1 exercise, you have gone through question number 10, then you have seen question number 11 and question number 12 is sub question number 1. Thank you students for watching the video. I hope you have understood well whatever I explained you in this video. We are going to meet soon with another video with the continuation of the exercise 5.1 12th questions second one. Till then, have a nice day ahead. Goodbye.